नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं गोयल कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, राजा और 5 जूतियाँ। राजा और 5 जूतियाँ। कथा उमा शर्मा, चित्रांकन तक्षशिला, संपादक ओम प्रकाश गोयल। उन दिनों चंदनगढ़ राज्य में राजा वृषभान का शासन था। राजा वृषभान और उनकी अति सुंदर पत्नी मृगलोचनी पूरे राज्य में बहुत ही लोकप्रिय थे। वृषभान का एक सेवक था मंगल। वह अत्यंत बलिष्ठ शरीर का स्वामी था। उसका एक ही काम था, राजा का पलंग बिछाना। एक रोज पलंग बिछा देने के पश्चात, यह कैसा कोमल व सुखद मखमली करता है, महाराज के आने से पूर्व एक बार मैं यहाँ लेट कर देखूं। ऐसा सोचकर मंगल ने कमरे में अंधेरा कर दिया और राजा के पलंग पर लेट गया। वाह, कैसा सुखद व आनंददायक बिछौना है। इस बिस्तर पर तो सपने भी बड़े मजेदार आते होंगे। मगर कुछ ही देर में मंगल को मीठी नींद ने आ घेरा। वह आने वाली मुसीबत से बेखबर सो गया। तभी रानी मृगलोचनी ने शयन कक्ष में प्रवेश किया। आज महाराज की तबीयत ठीक नहीं है शायद, इसलिए पहले ही सो गए हैं। मुझे भी प्रकाश करके महाराज की निद्रा में व्यवधान डालना उचित नहीं है। ऐसा सोचकर मृगलोचनी मंगल को अंधेरे में वृषभान समझकर उसकी बगल में लेटकर सो गई। कुछ देर बाद जब राजा वृषभान कमरे में आया तो रानी मृगलोचनी को किसी अजनबी के साथ सोते देखकर ठगा सा रह गया। अरे, यह तो मंगल है, तो यह उल्टा इसके बलिष्ठ शरीर पर मोहित थी। ओह, मगर मेरे ही पलंग पर ऐसा दुस्साहस! महाराज ने आव देखा न ताव। क्रोध में भरकर उन्होंने खूबसूरत मृगलोचनी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बेवफा, गद्दार औरत, तेरी यही सजा है, ले भुगत। खच की भयानक आवाज सुनकर मंगल की आंखें खुली। पहले तो वह कुछ समझ न पाया, मगर जब उसकी दृष्टि रक्त रंजित तलवार हाथ में थामे वृषभान पर पड़ी और पलंग पर रानी मृगलोचनी का सिर कटा देखा तो वह भय से कांप उठा। हे भगवान, अनर्थ हो गया। महाराज ने रानी जी का सिर काट डाला। मैं ही इसका कारण हूँ। वह महाराज वृषभान के सम्मुख गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, क्षमा करें, रानी जी को तो आपने निरपराध ही मार दिया। इनकी कोई गलती नहीं थी। सारा अपराध तो मेरा ही था प्रभु। नहीं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है मंगल। तुम निर्भय रहो। दोष तो इस जहरीली नागिन का ही है। यह खूबसूरत भी तो इतनी थी कि अच्छे भले आदमी का भी ईमान खराब कर देती। नहीं महाराज, आप बड़ी जबरदस्त गलतफहमी के शिकार हो गए हैं और इस सब का कारण मैं हूँ। मेरे कारण लोकप्रिय रानी की हत्या हो गई। देखो, मैंने तुम्हें क्षमा किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इस नीच की वकालत करो। अब अगर एक भी शब्द तुमने इस विषय में कहा तो तुम्हारा भी सिर काट गिरूंगा, समझे? लोकप्रिय रानी, ऐसा करो, इसके सिर को कहीं जंगल में फेंक आओ और इसका धड़ लेकर शहर के चौराहे पर बैठ जाओ। सुना? जी महाराज। और इस धड़ को देखकर जो भी आदमी कुछ कहे उसे एक कागज पर लिख लाओ। हम भी देखेंगे यह कितनी लोकप्रिय थी। उल्टा, नीच। वृषभान को क्रोध और घृणा की आग में इस कदर जलता देखकर मंगल ने खामोशी रहना उचित समझा। इस वक्त महाराज क्रोध में है। अगर मैंने असली बात बता दी तो महाराज मुझे जरूर मार डालेंगे। मंगल रानी मृगलोचनी के निर्जीव धड़ को लेकर कागज कलम के साथ चौराहे पर जा बैठा, मगर राजा के भय के कारण कोई कुछ नहीं बोला। संयोग से उस रोज पड़ोसी राज्य विक्रमपुरी के राजा विक्रमसेन की तीनों लड़कियां सोमवती, पुष्पवती और रूपवती मर्दाने भेष में चंदनगढ़ में घूम रही थी। चंदनगढ़ को हमने प्रशंसा के अनुरूप ही पाया पुष्पवती। हाँ बहन सोमवती, चंदनगढ़ का ऐश्वर्य ही देखने के लिए तो हम सब गुप्त रूप से पुरुष वेश में यहाँ आई हैं। मैं तो यहाँ के राजा वृषभान को देखने आई हूँ। मैंने उनके रूप व वीरता की बड़ी तारीफें सुनी है। तभी उनकी नज़र एक युवक पर पड़ी जो एक स्त्री का धड़ लिए नगर के चौराहे पर बैठा था। वे तीनों अपने घोड़ों से उतरकर उस तरफ बढ़ गई। अरे, यह बलिष्ठ व्यक्ति कौन है जो एक औरत का धड़ लिए हुए यहाँ बैठा हुआ है? तुम कौन हो युवक, और यह धड़ किसका है? मंगल ने बताया, मैं राजा वृषभान का सेवक मंगल हूँ। कल रात किसी अपराध पर कुपित होकर महाराज ने अपनी रानी को प्राण दंड दे दिया था। उन्हीं के आदेश पर मैं रानी जी का धड़ लेकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मगर आप लोग कौन हैं? इस नगर के तो नहीं मालूम पड़ते। ओह! मंगल से पूरी बात सुनकर तीनों लड़कियां स्तब्ध रह गई।
तुम्हारा सोचना ठीक है मंगल, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम लोग विक्रमपुरी से आए हैं। मगर तुम्हारा राजा बड़ा जल्लाद है, जिसने स्वयं ही अपनी सुंदर रानी को बिना अपराध बताए मार डाला और अब उसके मुर्दे की भी मिट्टी खराब करवा रहा है। बड़े दुख की बात है। तब बड़ी लड़की सोमवती ने कहा, जो भी हो, तुम्हारी रानी के बाल बड़े लंबे और घने थे, वह बड़ी सुंदर भी थी। मंझली लड़की पुष्पवती ने कहा, तुम्हारी रानी की आंखें बड़ी बड़ी थी और उसे काजल लगाने का भी शौक था। यह सुनकर मंगल हैरान खड़ा रह गया। आप लोग ज्योतिषी हैं क्या? आपने ऐसी बातें सिर्फ धड़ देखकर बता दी, जिन्हें चेहरा देखे बिना जाना नहीं जा सकता। यह सुनकर तीनों लड़कियां हंस पड़ी। नहीं, हम लोग ज्योतिषी नहीं हैं, पर हम अपनी आंखें खुली रखते हैं युवक। इस पर मंगल मुस्कुरा दिया। ज्योतिषी तो मैं भी नहीं हूँ, मगर आंखें तो मैं भी खुली ही रखता हूँ। देवियों, आप पुरुष नहीं हो। तब छोटी लड़की रूपवती ने अपनी मूछें उतार कर कहा, वास्तव में तुम बहुत चतुर हो युवक। अब जब तुम्हें असलियत पता लग ही गई है तो सुनो, अगर तुम्हारी रानी की जगह मैं होती तो तुम्हारी राजा को खूब धोखा देती, खूब परेशान करती और उसके खूब पैसे खर्च करवाती। आखिर मैं सबके सामने भरी सभा में उसे 5 जूतियां भी मारती और वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इतना कहकर रूपवती अपनी बहनों के साथ चल दी। पीछे मंगल उसकी बात सुनकर सन्न खड़ा रह गया। फिर वह शीघ्र ही राजा वृषभान के पास पहुंचा और उन्हें सारी कथा कह डाली। प्रभु, मैंने उनके घोड़े से उतरने के अंदाज से जान लिया था वे लड़कियां हैं, परंतु उनमें सबसे छोटी, जो बड़ी दुस्साहसी थी, उसकी सुंदरता का तो जवाब ही नहीं है। मंगल, विक्रमपुरी से आई मर्दाने भेष में घूमने वाली वह तीनों लड़कियां जरूर राजा विक्रमसेन की पुत्रियां थीं। सामान्य नागरिक में इतनी हिम्मत नहीं होती कि राजा को अपशब्द कह सके, और छोटी लड़की जरूर रूपवती होगी। उसकी सुंदरता व दुस्साहस के हमने बहुत किस्से सुने हैं। अब तुम सैनिक लेकर जाओ और उन्हें नगर सीमा पार करने से पहले पकड़ लाओ। कुछ ही समय बाद सैनिक उन तीनों राजकुमारियों को पकड़कर ले आए। अब तुम सब जाओ, इन राजकुमारियों से हमें कुछ बात करनी है। सैनिकों के जाने के बाद राजा वृषभान ने सोमवती से प्रश्न किया, तुमने कहा था कि हमारी रानी मृगलोचनी के बाल बहुत लंबे व घने थे और वह बहुत सुंदर थी। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर इसे सिद्ध करो। महाराज, लंबे बालों वाली औरतों के बाल प्राय झड़ते व टूटते रहते हैं। रानी जी की साड़ी पर ऐसे ही 2-3 बाल चिपके हुए थे और नितंबों पर तेल का दाग था। इसी से मैंने जाना कि रानी जी लंबे बालों की स्वामिनी थी। रही बात सुंदरता की, सो शरीर का रंग व बनावट देखकर अंदाजा लग सकता है कि चेहरा कैसा होगा। ठीक कहा तुमने सोमवती, राजा ने पुष्पवती से पूछा। और तुमने कैसे जाना कि रानी की आंखें बड़ी थी और उसे काजल लगाने का शौक था? महाराज, आपकी रानी का नाम मृगलोचनी था, इसी से मैंने अनुमान लगाया कि उनकी आंखें बड़ी होंगी। और काजल के शौक का पता रानी जी की साड़ी पर काजल के दाग देखकर लगा। कुछ औरतें आंखों में काजल लगाकर उंगली अपने कपड़ों से पोंछ देती हैं। रानी जी को भी यही आदत थी। तुम्हारा कहना ठीक है पुष्पवती। अब महाराज वृषभान ने रूपवती से पूछा, और तुम रूपवती, तुमने जो कुछ कहा उसे सिद्ध कर सकती हो या नहीं? महाराज, पहले मैंने क्रोधवश ऐसा कह दिया था, परंतु अभी आपको देखते ही मेरा सारा क्रोध शांत हो गया है और मैं अपनी कही हुई बात के लिए शर्मिंदा हूँ। मगर आप चुनौती देते हैं तो मैं अपनी कही हुई बात को अवश्य ही सिद्ध करके दिखा सकती हूँ। यह सुनकर रूपवती की दोनों बहनें घबरा गई और स्वयं महाराज सकपका गए। उनका ख्याल था कि रूपवती उनके सामने आते ही गिड़गिड़ा कर क्षमा मांगने लगेगी, पर यहाँ तो मामला ही कुछ और था। देखो रूपवती, हमारा क्रोध भी अभी तुम्हारा रूप देखकर शांत हो गया था और हम तुम्हारा अपराध क्षमा करके तुमसे विवाह करने के लिए सोच रहे थे। मगर अब अगर तुम अपनी कही बात पूरी करके दिखाओगी तभी हम तुमसे विवाह करेंगे। यदि आपसे विवाह के लिए यही शर्त है तो मैं अवश्य ही इस शर्त को पूरा कर दूंगी। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम ही कहो, तुम्हें क्या सजा दी जाए? महाराज, अगर मैं सफल न हो सकी तो मुझे यही सजा मिले जो आपकी रानी मृगलोचनी को मिली थी। यह सुनकर सभी को सांप सूख गया। फिर राजा वृषभान बड़े अन्य मानस के स्वर में बोले, यदि कोई और ऐसा दुस्साहस करता तो हम अभी उसका सिर काट डालते, मगर तुम्हारे दुस्साहस पर भी हमें प्रसन्नता हो रही है। खैर बताओ,
तुम किस दिन अपनी शर्त पूरी करके दिखलाओगी? महाराज, मुझे अपनी शर्त पूरी करने के लिए 3 महीने का समय चाहिए और आपका थोड़ा सहयोग। यह जिद छोड़ो रूपवती, यही क्या कम है कि महाराज ने अभी तक तुम्हें जान से नहीं मारा? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।